तो अभी चालू करते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, इस पोलर फॉर्म में ये z का मॉड्यूलस है और थीटा क्या है? आर्गुमेंट है। ये सब चीजें हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब यूलर फॉर्म क्या होता है? यूलर फॉर्म होता है z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा थीटा। यहां ये जो e है इसे कहा जाता है यूलर्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। ठीक है, ये मैं निकाल के भी बताऊंगा आपको कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। पहले तो हमें इस यूलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ये पहले समझना है। ये भी z का आंसर है, ये भी z का आंसर है, माने दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो मैं इक्वेटिंग 1 एंड 2 अगर करूं तो मॉड्यूलस ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z e टू द पावर आयोटा थीटा। z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं हम, तो मॉड z कैंसल हो गए दोनों साइड के, माने कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह आप क्या कर सकते हो? पुट e टू द पावर आयोटा थीटा, वेयर थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। माने ये जो पार्ट है इतना, ये क्या है एक्चुअली? e टू द पावर आयोटा थीटा। समझ में आया? तो ये दोनों इक्वल क्यों है? माने अब बोलोगे सर ये दोनों इक्वल आ गए, यहां पे दिख ही रहा है, लेकिन ये e टू द पावर आयोटा थीटा के ही इक्वल क्यों है? मैंने दूसरा क्यों कुछ नहीं पुट किया वहां पे? e टू द पावर आयोटा थीटा ही क्यों पुट किया? ये तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले समझ लेना पड़ेगा। इतना नोट डाउन कर लो फटाफट। अब चालू करते हैं इसको समझना। समझने के लिए जिन सीरीज का हमें काम है उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली काम की आपके सीरीज है e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। समझ गया? ये एक पहला सीरीज। ये कैसे बना, क्या बना, मैं सब सीक्वेंस सीरीज में आपको समझा के दूंगा। दूसरा सीरीज आपके काम का है कॉस थीटा का, या कॉसेक्स लिख देता हूं मैं, बाद में थीटा मेंशन कर लेंगे हम। कॉसेक्स का सीरीज होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। दिस इज सीरीज ऑफ कॉसेक्स। ठीक है। तीसरा सीरीज होता है साइन एक्स का। साइन एक्स का सीरीज होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये 3 सीरीज हमें, क्योंकि हमारे यूलर और पोलर में, यूलर में ई है, ई टू द पावर आयोटा थीटा है, और पोलर में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों है। ठीक है ना, पोलर में कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों है। तो मैंने तीनों का सीरीज आपके पास सामने लिख लिया हूं। अब ई टू द पावर एक्स का मेरे पास अगर ये सीरीज है तो फिर ई टू द पावर आयोटा थीटा, क्लियर, का ही आंसर मुझे निकालना है। तो जितनी जगह x दिख रहा है, x को ही रिप्लेस कर रहा हूं ना मैं, तो उतनी जगह क्या डाल दूंगा? आयोटा थीटा। तो चलो डालते हैं 1
प्लस आयोटा थीटा, x की जगह प्लस आयोटा थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। और थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं, आयोटा थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस आयोटा थीटा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ओके, अब यहां e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा थीटा, यहां आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, माने यहां प्लस का माइनस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यहां आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, माने बाहर का साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, आयोटा बचेगा और क्या बचेगा, थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, +1, तो यहां आयोटा रहेगा ही नहीं, 4 फैक्टोरियल प्लस आयोटा टू द पावर 5 को आप आयोटा टू द पावर 1 लिख सकते हो, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। तो यहां क्या आएगा, आयोटा, तो आयोटा थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल प्लस आयोटा टू द पावर 6 को आप आयोटा टू द पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा, और आयोटा टू द पावर 2 का आंसर होता है -1, तो यहां क्या आएगा, माइनस बन जाएगा ये थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। आयोटा टू द पावर 7 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3, आयोटा टू द पावर 7 को आप लिख सकते हो आयोटा टू द पावर 3, और आयोटा टू द पावर 3 को आप लिखते हो माइनस आयोटा। तो हियर प्लस साइन विल कन्वर्ट इनटू माइनस आयोटा इनटू थीटा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय, ऐसे ही ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। अब देखो मैं क्या करूंगा इसमें, देन दिस विल इंप्लाई e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, जिनके साथ में आयोटा है उनको अलग बांट लेता हूं, जिनके साथ में आयोटा नहीं है उनको एक ब्रैकेट में लेके आता हूं। तो जिनके साथ में आयोटा नहीं है वो पहला टर्म है 1, यहां आयोटा नहीं है, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, यहां आयोटा नहीं है, थीटा टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहां आयोटा नहीं है, थीटा टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, अब प्लस सो ऑन। क्लियर? अब जिनके साथ में आयोटा है उनको एक ब्रैकेट में क्लब करता हूं और आयोटा उनका कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां से चालू करना पड़ेगा मुझे, प्लस आयोटा कॉमन निकाल रहे हो आप, तो आयोटा थीटा में से आपने आयोटा कॉमन निकाल लिया, क्या बचा थीटा, फिर माइनस थीटा क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस ये थीटा टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, फिर माइनस थीटा टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस सो ऑन। e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू, ये वाला ब्रैकेट देखो और कॉस का सीरीज देखो, समझ में आई बात? कॉस का सीरीज क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल। सब इवन वाले इधर भर चुके हैं और सब ऑड वाले साइन के सीरीज में। तो हमारा पहला ब्रैकेट सब इवन वाला बन रहा है और दूसरा ब्रैकेट बराबर सब ऑड वाला बन रहा है। क्लियर? तो मैं इस पहले ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा, और ये आयोटा एज इट इज, और दूसरे ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इट्स y
ई टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक पोलर फॉर्म है तो दूसरा यूलर फॉर्म है, ठीक है ना। अगर मैं मॉड जेड को मल्टीप्लाइड कर दूं दोनों तरफ तो ये जेड इन यूलर फॉर्म और ये क्या हो गया, जेड इन पोलर फॉर्म। तो ये इस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है और इस तरीके से इनमें आपस में रिलेशंस होते हैं। क्लियर, लिख लो। सो आफ्टर यूलर्स फॉर्म हम जैसे पोलर फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट वगैरह देखे थे, प्रोडक्ट देखे थे, डिवीजन देखे थे, उसी तरीके से हम यूलर फॉर्म में भी प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे और उनके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस भी देख लेंगे। तो सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, z1 is equals to modulus of z1 into e to the power I theta 1 and z2 is given modulus of z2 into e to the power I theta 2। मैं modulus of z1 की जगह r1 लिख लेता हूँ e to the power I theta 1 और modulus of z2 की जगह I2 लिख देता हूँ, r2 लिख देता हूँ। दिस विल इक्वल्स टू r2 into e to the power I theta 2। ठीक है, अब दो जगह हम प्रोडक्ट करते हैं, यहां पे Z2 चाहिए था, ओके। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में यूलर फॉर्म में है e टू द पावर r1 इंटू ई टू द पावर I थीटा 1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास में r2 इंटू ई टू द पावर I थीटा 2। यहां this will give us r1 into r2 into e to the power I theta 1 plus I theta 2। मतलब हमें मिलेगा r1 into r2 e to the power iota theta 1 plus theta 2। माने ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्लेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका मॉड्यूलस है r1 इंटू r2 और जिसका आर्गुमेंट है थीटा 1 प्लस थीटा 2। दिस इंप्लाइज मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू r1 इंटू r2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। यहां ध्यान रहे, पोलर फॉर्म में ये थोड़ा मुश्किल जाता है करना, लेकिन यूलर फॉर्म में क्या हो रहा है, इंडाइसेस के रूल्स आप अप्लाई कर सक रहे हो। बीच में प्लस साइन नहीं है, पोलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, प्रोडक्ट करोगे तो दूसरा भी आएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट में चार चार टर्म्स बनती है, उन चार टर्म्स को मैनेज करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और फिर उसको सिंप्लीफाई करके करो, उसमें आपको ज्यादा तकलीफ जाती है। लेकिन यूलर फॉर्म में सिंगल टर्म बन रही है और वो भी एक्सपोनेंट बन रहा है, ई टू द पावर समथिंग है, माने आप लॉज ऑफ इंडाइसेस को अप्लाई करके बना सकते हो। अब इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे, प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो आर्गेन प्लेन पे मैं Z1 और Z2 को पहले प्लॉट कर देता हूं। दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सपोज ये ले लिया मैंने Z1, ठीक है, यहां कुछ पॉइंट ले लेते हैं, इसे P ऑफ Z1 कह सकते हो। ये पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में सपोज एंगल बना रहा है थीटा 1, थीटा 1 ही लेना पड़ेगा। इसका मॉड्यूलस क्या है, R है। अब दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, यहां जो जिसका एफिक्स ले लेते हैं Q ऑफ Z2, ठीक है। इसका
जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव, ये एक मिनट, दूसरे का R2 लेना था, ये R1 था। यहां ले लेते हैं, तीन तीन लाइंस बनाना है, थोड़ा मैं कम डिस्टेंस पे बना लेता हूं। यहां ऐसे ले लेते हैं Q ऑफ Z2, ये एंगल बना रहा है θ2 पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में। अब तीसरा एक पॉइंट ले लेते हैं हम R, सपोज दिस इज टेकन R। इसका जो एंगल रहेगा पूरा, ये क्या रहेगा, θ1 प्लस θ2। प्लस θ2 कैसे रहेगा बोलो, यहां से पूरा यहां तक मेजर करना है आपको, ठीक है। तो हमें ये तीसरा लाइन खींचते समय सिमिलर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हमें क्या बनाना पड़ेगा, सिमिलर ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल को प्लॉट कर लेते हैं और बाद में आगे का सोचते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, समझ रहे हो बात। अब क्या करते हैं, यहां 1 यूनिट का लेंथ ले लेते हैं, 1,0, ये ज्वाइन कर लेते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज L, ये पॉइंट क्या है L। अब ट्रायंगल है मेरे पास में OLP, ध्यान रहे PL परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं जानबूझ के तिरछा बनाया हूं, लेकिन OL आपको क्या लेना है, 1 यूनिट का लेना है, ठीक है। ये क्यों ले रहे हैं बताता हूं फिर। अब इससे सिमिलर ट्रायंगल जब मैं बनाऊंगा तो चलो ऐसे कोई ट्रायंगल बना लेते हैं इसी से सिमिलर, ऐसे ये पॉइंट ले लेता हूं R। अब ये ट्रायंगल इससे सिमिलर है तो ये एंगल क्या बनेगा, θ1 बनेगा। अब हमारा जो चाहिए था θ1 प्लस θ2, ये हमारा जो एम था वो पूरा हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, पहले मैंने जानबूझ के वो बना लिया लाइन, वजन नहीं जम रहा था हमारा वहां पे। अब यहां से यहां तक का एंगल, थोड़ा ये θ2 और θ1 में ऐसे कर लेता हूं, यहां θ1 लिख देता हूं, दिस इज θ2। अब यहां से यहां तक का एंगल अब क्लियरली क्या रहेगा, θ1 प्लस θ2, क्योंकि इतना θ2 है और इतना θ1 है, तो पूरा क्या बन जाएगा, θ1 प्लस θ2। तो ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये होता है, इसका मॉड्यूलस OP का मॉड्यूलस क्या था R1, OQ का मॉड्यूलस क्या था R2, तो OR का मॉड्यूलस क्या रहेगा R1 इंटू R2। और R ये जो एफिक्स है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, Z1 इंटू Z2 को। दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोडक्ट में देखो क्या हो रहा है, इसका मॉड्यूलस R1 था, इसका मॉड्यूलस R2 है, ठीक है। प्रोडक्ट में मॉड्यूलस नया बन रहा है R1 इंटू R2, बढ़ रहा है। लेंथ देखो उसका मैंने बड़ा निकाल लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, R1 को R2 से जब मैंने मल्टीप्लाइड किया तो R1 का आर्गुमेंट θ1 था, R2 का आर्गुमेंट R1 का Z1 का θ1 है, Z2 का θ2 है, तो Z1 इंटू Z2 का आर्गुमेंट क्या हो रहा है, θ1 प्लस θ2। माने ये जो Z2 है ये थ्रू एन एंगल θ1 रोटेट हो रहा है। समझ रही है क्या नहीं बात, Z2 ये वाला OQ क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, और रोटेट होते समय स्ट्रेच भी हो रहा है। पहले उसका वैल्यू था Z1, पहले उसका वैल्यू था या मॉड्यूलस था R2, अब रोटेट होते समय होते होते क्या हो गया, R1 इंटू R2 हो रहा है, तो मॉड्यूलस बढ़ रहा है, ठीक है। और कौन से एंगल से रोटेट हो रहा है, θ1 एंगल से रोटेट हो रहा है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ R1
सॉरी Z1 इंटू Z2। यहां ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एज ट्राइंगल OPL इज सिमिलर टू ट्राइंगल, हमने ड्रॉ किए हैं सिमिलर, ठीक है ना। OPL तो वहां नाम लिखना पड़ेगा ORQ। दिस विल इंप्लाई OP डिवाइडेड बाय OR इज इक्वल्स टू PL डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल्स टू OL डिवाइडेड बाय OR, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब जिसका जिसका हमें काम है वो रहने देते हैं। हमें काम है OP का, उसे रहने देते हैं। हमें काम है OR का, इसे भी रहने देते हैं। PL और RQ का हमें काम नहीं है, ठीक है। यहां क्या चाहिए, OL OQ चाहिए था, ओके सॉरी। PL और RQ का हमें काम नहीं है, PL और QR का या RQ का। हमें काम किसका है, OL और OQ का, जिसमें OL है 1, पहले लिख लेते हैं और बाद में सोचते हैं। अब देखो OP का लेंथ क्या है R1, OQ का लेंथ क्या है R2, OL का लेंथ क्या है 1 और OQ, यहां कुछ मिस्टेक हो रही है, OP डिवाइडेड बाय OR करेक्ट है। दूसरा OL के साथ में OQ, OP OR का वैल्यू R1 इंटू R2 वो नहीं लिखना है मुझे, पहले ये यहां समझ लेते हैं यहां क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम। OPL, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने ORQ, ठीक है। OR पहले लिया मैंने OP, उसके साथ करेस्पॉन्डिंग साइड हो गया OR, ये ठीक है। हाँ, बाद में लिया मैंने OL, उसके साथ करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लिया OQ, ठीक है। अब यहां मैंने वैल्यू लिखने में गलती किया था शायद। OP का वैल्यू है R1, OR का वैल्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। OL का वैल्यू है 1 और OQ का वैल्यू है मेरे पास में R2, ठीक है। देन R1 इंटू R2 इज इक्वल्स टू OR, ठीक है। यहां तो मैंने खुद प्लेस कर दिया बताने के लिए आपको, लेकिन हमने सिमिलर ट्रायंगल बनाया और उसका लेंथ R1 इंटू R2 ही क्यों आता है, ये हमने सिमिलरिटी से प्रूव कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट मेकिंग यूज ऑफ यूलर फॉर्म, लिख लो। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन इन यूलर फॉर्म, मेकिंग यूज ऑफ यूलर फॉर्म और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। यहां एक चीज ध्यान में रखो, इसके बारे में आगे मैं इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ाऊंगा आपको। ये एंगल θ1 है और इसका लेंथ R1 है, इसका लेंथ क्या है R1। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे लिख सकते हो R1, θ1। इस तरीके से जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म। क्या कहा जाता है इन्हें, कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म। इसकी प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल्स 3 जगह बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और तीसरा एप्लीकेशन जब हम करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वगैरह, जब टेंजेंट के, नॉर्मल के वगैरह वगैरह जब क्वेश्चंस बनते हैं और वो क्वेश्चंस में हमें हेल्प लेना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तब हमें
पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स बड़े यूजफुल होते हैं कम से कम स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं स्पेशल पढ़ाऊंगा आपको इस टॉपिक को। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लेंथ r1 है और एंगल θ1 है, ठीक है, पॉजिटिव OX एक्सिस के साथ में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स इन पोलर फॉर्म r1, θ1, और इसके क्या हो जाएंगे? Q के r2, θ2, और R के क्या हो जाएंगे? r1, r2, θ1 प्लस θ2। क्लियर? तो अब देखते हैं डिवीजन। डिवीजन के लिए उसका भी हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। पहले तो डिवीजन हम मेकिंग यूज ऑफ यूलर फॉर्म निकाल लेते हैं क्या होता है। तो फिर से लेट Z1 इज इक्वल्स टू ई मॉड्यूलस ऑफ Z1 e to the power I θ1, that is equals to r1 e to the power I θ1, and Z2 is equals to modulus of Z2 e to the power iota θ2, that is r2 e to the power iota θ2. This will imply Z1 divided by Z2 is equals to r1 into e to the power iota θ1 divided by r2 into e to the power iota θ2. Then Z1 divided by Z2 is equals to r1 divided by r2 e to the power iota θ1 minus θ2. मतलब Z1 डिवाइडेड बाय Z2 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस वेयर मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या है? r1 डिवाइडेड बाय r2, एंड आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या है? θ1 माइनस θ2। यहां डिवीजन में प्रोडक्ट में क्या हो रहा था? मॉड्यूलस बढ़ रहा था, यहां मॉड्यूलस घट रहा है, r1 डिवाइडेड बाय r2 हो रहा है। डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में थ्रू एंगल θ1 इंक्रीज हो रहा था, रोटेट हो रहा था एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है। यहां θ2 से रेड्यूस हो रहा है, माने क्लॉकवाइज सेंस में वो थ्रू एन एंगल θ2 क्या होना चाहिए? रोटेट होना चाहिए। समझ में आया? अब इसको ज्योमेट्रिकली जो यहां से हमें समझने को मिल रहा है, ज्योमेट्रिकली उसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, रियल और इमेजिनरी एक्सिस पहले ले लेते हैं। आर्गेंट प्लेन x, x डैश, y, y डैश, o। यहां मुझे पता है कि रेड्यूस होने वाली है लेंथ, तो यहां और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट होने वाला है ये भी पता है मुझे। तो मैं पहला ऐसे निकाल लेता हूं Z1, ये है पॉइंट P, Z1, दिस इज R1, और ये ले लेता हूं मैं पॉइंट Q, Z2। यहां L जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0, इसको इससे जोड़ देता हूं, ठीक है। माने OL का लेंथ हो गया 1 यूनिट का। अब ये P है, Z1 है, तो दिस एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विल इक्वल्स टू θ2। ये 1 मैं यहां से मिटा देता हूं, थोड़ा एंगल यहां लिख लेता हूं मैं θ2, ताकि क्लियरली एकदम ज्यादा डायग्राम में बच ना हो। यह है Z2, यहां लिखना पड़ेगा मुझे R2। यह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल क्या? यहां θ1 चाहिए था, सॉरी, यहां रहेगा θ2। क्लियर? अब मुझे एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। किससे सिमिलर? इससे सिमिलर। और इसे किधर रोटेट करूंगा मैं?
एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करते हुए एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। तो ऐसा कोई ट्रायंगल बनेगा, ये तीसरा पॉइंट मिल रहा है। कौन से पॉइंट हो गए, इसे नाम दे देते हैं आर। ये तीसरा जो पॉइंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सिमिलर ट्रायंगल है, यह एंगल θ2 है तो यह एंगल क्या रहेगा, θ2 रहेगा। क्लियर। अब ये पूरा θ1 है, ये θ2 है, तो यहां से यहां तक का एंगल क्या रहना चाहिए, θ1 माइनस θ2 रहना चाहिए। माने ये जो है आर पॉइंट, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 को, है ना। उसका आर्गुमेंट क्या है, ये देखो, ये इतना उसका आर्गुमेंट है, ये कितना मिल रहा, θ1 माइनस θ2, और उसका मॉड्यूलस क्या है, R1 डिवाइडेड बाय, यहां लिख लेता हूं मैं नीचे, R1 डिवाइडेड बाय R2 उसका मॉड्यूलस है। ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं अब, ठीक है। एज ट्रायंगल OQL इज सिमिलर टू ट्रायंगल OPR, therefore OQ डिवाइडेड बाय OP इज इक्वल्स टू, OL का काम है हमें, OL डिवाइडेड बाय OR। जितने का काम है उतना ही मैंने ले लिया, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब OQ कौन है, R2, OQ R2 है, ठीक है। OP R1 है, OL 1 है, OR हमें निकालना है, इन्वर्टेंडो कर देते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, दिस विल इंप्लाई OR इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2। तो OR का मैग्नीट्यूड लेंथ क्या हो रहा है, R1 डिवाइडेड बाय R2। तो दिस वे हियर देयर इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। समझ में आया। यहां देखो, ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज सेंस में थ्रू एन एंगल θ2, ठीक है। फाइनल उसका एंगल बन रहा है θ1 माइनस θ2, लिख लो। अब एक छोटा सा टॉपिक न्यूमेरिकल्स के पहले पढ़ना जरूरी है, जो कि है लॉगरिदम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लॉगरिदम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर माने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने लॉग टू द बेस ई लगा दिया, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या होगा, क्या वो रिप्रेजेंट करेगा, वो भी देख लेते हैं। तो यहां आप जानते हो z इज इक्वल टू आपने ले लिया x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। इसी z को आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, z इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इंटू ई टू द पावर आई थीटा। एक जैसे हम बेसिक फॉर्म पढ़े थे उसमें एक मैंने यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। देयरफॉर x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z ई टू द पावर आयोटा थीटा। दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, तो लॉग ऑफ x प्लस आयोटा y टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ z इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा टू द बेस e बन जाएगा। ये यहां आएगा लॉग ऑफ z टू द बेस e इज इक्वल टू, यहां
log mod z to the base e plus log e to the power iota theta to the base e। मल्टीप्लीकेशन है तो लॉगरिदम फंक्शन पूरा पढ़ा है वो चैप्टर आपको, ठीक है। तो एडिशन होता है लॉगरिदम में। यहां log of z to the base e is equals to log of mod z to the base e प्लस या आयोटा थीटा सामने आएगा log e to the base e, ठीक है ना। पावर लॉगरिदम में सामने लाते हैं हम। log e to the base e 1 होता है, माने क्या मिला मुझे मिला log z to the base e is equals to log of mod of z to the base e प्लस आयोटा थीटा। समझ में आई बात? यहां पे अगर मैं इसे स्टॉप कर दूं थोड़ी देर के लिए तो ये एक रियल नंबर है, ठीक है। माने ये रियल पार्ट है और ये क्या है, थीटा रियल नंबर होगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना, रेडियन में। तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। मींस अगर आप लॉग निकालते हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप अगर और ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z टू द बेस e प्लस आयोटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। माने z है आपके पास तो उसका मॉड z निकाल लो और आर्गुमेंट निकाल लो, और क्या निकाल लो, आर्गुमेंट निकाल लो। तो आप log z कैसे लिख सकते हो फिर, log ऑफ मॉड z प्लस आयोटा इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का अप्लाई करके log ऑफ z लिख सकते हो। क्लियर हो गया? लिख लो। एक्चुअली यूलर फॉर्म, लॉगरिदम वगैरह सब रिलेट करने वाले न्यूमेरिकल्स देखने के हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स चालू करने के पहले एक टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं ताकि हम किसी चीज के लिए ना अड़े न्यूमेरिकल्स में। वो टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसे हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसे भी बोल सकते हैं, और दूसरा है nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। उसको भी हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिट करके और अच्छी तरीके से समझ लेंगे, माने डायग्राम्स बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो पहले तो देखते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी माने 1 होता है, यूनिटी माने क्या होता है, 1 होता है। तो हम आंसर निकालना चाहते हैं 1 का पावर 1/3 का। यह आंसर अभी तक हमने 1 ही निकाला है। एनी पावर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन हम यहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, अगर इसका आंसर x है, मैंने जब आपको पॉलिनोमियल रिवाइज करके दिया था, पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था तब उसमें पढ़ाया था, मैंने दोनों साइड अगर क्यूब करूंगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, माने एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसमें हम क्या पढ़े थे कि जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, ये पॉलिनोमियल है, इज इक्वल्स टू 0, जिस भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री जो भी होता है उतने एग्जैक्ट रूट उसको होते ही होते हैं, उतने एग्जैक्ट रूट्स बोल रहा हूं मैं। यहां इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री आपको 3 दिख रहा है, तो इसको एग्जैक्ट कितने रूट्स होने चाहिए, 3। जो आप क्यूब रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 लिखते थे तो उसमें आप क्या कर रहे हो, एक रूट लिख रहे हो, बाकी 2 नहीं लिख रहे हो। क्यों आप 1 लिख रहे हो, क्योंकि आपको रियल रूट का काम है, इसीलिए आपने रियल रूट, आपका प्रॉब्लम और रियल नंबर्स की रेंज में खेल रहा है, इसीलिए आपको रियल नंबर्स का काम है, इसीलिए 1 लिखे हो आप।
यहां एग्जैक्ट 3 होने चाहिए। अब एक रियल है, एक चीज और समझाया था मैंने कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो पेयर में रहते हैं हमेशा। माने इसको अगर एक रियल रूट है तो बाकी के दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए और वो आपस में एक में के कॉन्जुगेट होने चाहिए। कॉन्जुगेट कब रहेंगे? यहां जब कोएफिशिएंट रियल रहेंगे। तो कोएफिशिएंट रियल है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। P ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 है, वेयर डिग्री ऑफ P ऑफ x इज इक्वल्स टू n है। देन इक्वेशन 1 विल हैव, मस्ट हैव लिखते हैं, मस्ट हैव n रूट्स, ठीक है। इस n में से सपोज p रूट्स आर रियल और q रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स लिख ले रहे हैं। इमेजिनरी लिखना ठीक नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं। तो यहां q क्या होना चाहिए? q इज इक्वल टू टॉइस ऑफ nm यूज कर लिया हूं मैं, या q इज इवन लिख लेता हूं, चलेगा ना? इवन रहेगा तभी तो पेयर जोड़ी बनेगी, ठीक है। और यहां एक चीज ध्यान में रहे कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा? कुछ रियल है, ये ऑड इवन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कितने रहेंगे? इवन रूट्स रहेंगे। और आगे अगर कोएफिशिएंट्स एंड इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ p ऑफ x आर ऑल रियल, देन ये जो ये जो q रूट्स है जो कि इवन है, इनकी जोड़ी अब कैसे रहेगी? कॉन्जुगेट रहेंगी। इनकी जोड़ी क्या रहेगी? कॉन्जुगेट रहेगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? रियल बनेगा, और तभी कोएफिशिएंट क्या बनता है? रियल बनता है। तभी कोएफिशिएंट क्या बनेगा? इसमें समझा देता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिया हूं। तो यहां पे देन अब इसे लिखूं कैसे? ईच पेयर, member of each pair of members of each pairs of the complex roots conjugate of each other। समझ में आया ना? कॉन्जुगेट क्यों रहेंगे? वो प्रोडक्ट कॉन्जुगेट का क्या होता है? a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी का प्रोडक्ट करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, आयोटा नहीं रहेगा। आयोटा नहीं रहेगा तो पॉलिनोमियल के सभी कोएफिशिएंट्स तो जानते हो ना आप, में आयोटा कहीं नहीं रहेगा, माने सभी कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे? रियल रहेंगे। तो ये नॉलेज इतना रखो। यहां बढ़ते हैं आगे। तो यहां अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? इसे लिख सकता हूं मैं x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या किया मैंने? a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगा दिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। दिस विल इंप्लाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल टू 1 और यहां x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाय टॉइस ऑफ। यहां डिस्क्रिमिनेंट d देखो लेस देन 0 है, माने इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट्स
नहीं है, रूट्स है लेकिन वो रियल, मैंने क्या कहा था, डिग्री 2 है तो 2 रूट रहेंगी रहेंगे। अब 2 माने इवन नंबर हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स रहेंगे या दोनों के दोनों रियल रहेंगे। ठीक है ना। ये पढ़ाते समय मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि जो आप बोलते हो कि 1 रियल रूट, ये गलत है, 2 रियल एंड इक्वल रूट ये बोलना सही है, क्योंकि दूसरा रूट भी वही रहेगा अगर ऐसा है तो। एक रियल और एक इमेजिनरी ऐसा हो ही नहीं सकता, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। तो यहां आगे बढ़ते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 डिवाइडेड बाय 2। देन x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, माने x इज इक्वल टू 1, x और x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3 बाय 2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। कितने रूट्स मिले मुझे यहां पे? 3 रूट्स मिले। और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करूं तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 बाय 2 प्लस √3 बाय 2 आयोटा और x इज इक्वल टू -1 बाय 2 माइनस √3 बाय 2 आयोटा। समझ में आई बात? ऐसे इसको 3 रूट्स है, ये एक रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स है। इन कॉम्प्लेक्स रूट्स को देखो, ये क्या है? a प्लस बी आयोटा, तो ये क्या है? a माइनस, दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो रियल नंबर आएगा। यहां कोई भी शेंड्स, एक 1 दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म -1 है, कोई भी शेंड्स क्या है? रियल है। तो इसीलिए जो भी रूट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रूट जो भी बन रहे हैं वो तो पेयर में तो है ही है, लेकिन आपस में एक में के क्या है? कॉन्जुगेट्स है। क्लियर? लिख लो पहले यहां तक। तो ये जो 3 हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला, इन्हें अब हम अच्छे से स्टडी करने के लिए, और क्या क्या चीजें हम इनमें स्टडी कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर पहले ले लेते हैं। क्यूब रूट रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, दूसरा क्या मिला? -1 बाय √2, सॉरी 1 बाय 2 प्लस √3 बाय 2 आयोटा, और तीसरा क्या मिला? -1 माइनस √3 बाय 2 आयोटा। ठीक है। अब एक काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। हमें किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है? तीनों का काम है हमें, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स रूट मैं चॉइस कर लेता हूं, लेट, और इसका नामकरण कर देता हूं ओमेगा इज इक्वल टू -1 बाय 2 प्लस √3 बाय 2 आयोटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो दिस विल इंप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -½ प्लस √3 बाय 2 आयोटा का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यहां बनेगा 1/4 माइनस टॉइस ऑफ 1/2 इंटू √3 बाय 2 आयोटा प्लस √3 बाय 2 आयोटा का स्क्वायर। यहां भी -1/2 का, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, ये बीच में माइनस दिया ही हूं मैं। अब ये बन गया 1/4, यहां 1 2 कैंसिल हो गया, माइनस √3 बाय 2
आयोटा, और यहां आएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर 1/4। यह आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो -3/4 माइनस √3/2, 1 में से 3 गए -2/4 माइनस √3/2 आयोटा, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। समझ में आई बात? इस रूट का स्क्वायर किया मैंने तो मुझे वो रूट मिल गया। वैसे ही अगर आप उस रूट का स्क्वायर करोगे तो मुझे ये वाला रूट मिल जाएगा। क्लियर? प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आर्ग्यूमेंट, सॉरी क्या, कॉन्जुगेट्स में भी हमने सब चीजें डिस्कस किया था, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी की है आपसे। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब ये तो खुद 1 है, इसका नाम अगर ओमेगा है तो तीसरा रूट क्या होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर ना? उसका नामकरण मैंने ओमेगा कर दिया तो तीसरा रूट मुझे अपने आप क्या मिल गया? ओमेगा स्क्वायर मिल गया। तो यहां मैं लिख लेता हूं, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1, ओमेगा एंड ओमेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां प्रॉपर्टी भी देखेंगे। क्या प्रॉपर्टी? दिस विल इंप्लाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तीनों रूट का मैं एडिशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तीनों रूट का एडिशन। तो पहला रूट लिया 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर, 1 एज इट इज। ओमेगा का वैल्यू क्या है? ओमेगा का वैल्यू है -12 प्लस √3/2 आयोटा, और इसका ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -12 माइनस √3/2 आयोटा। ऐड करूंगा तो 1 -12 प्लस √3/2 आयोटा -12 माइनस √3/2 आयोटा, ये दोनों -12 -1, आंसर इज 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों रूट्स का एडिशन क्या बन रहा है? 0। ये बहुत से चैप्टर में आपको इसको यूज करना है। ठीक है? ओमेगा की बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज है, उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज 0। एक चीज और करते हैं, क्योंकि हमें अभी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करके देखना है इनके। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मुझे मॉड निकालना पड़ेगा ओमेगा का। तो ओमेगा का मॉड निकालते हैं। इसे कुछ नंबर दे देते हैं, या छोड़ो आप दे देना कैसे देना है। मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ -12 प्लस √3/2 आयोटा। क्लियर? माने क्या आएगा? रूट ओवर -12 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ओके, ये बन जाएगा 1/4, और ये क्या बन जाएगा? 3/4। आंसर विल कम 1। अब ओमेगा का कॉन्जुगेट कौन है? ओमेगा स्क्वायर। और हमने पढ़े थे कि कॉन्जुगेट का और जेड का और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हमेशा सेम होता है। ठीक है? मतलब मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं उनके मॉड्यूलस क्या होते हैं? 1 होते हैं। ये हमें हेल्प करेगा डायग्राम बनाने में। माने ये जो तीनों के तीनों रूट्स है, एक तो खुद 1 है,
एक कौन है खुद 1 है, और बाकी दोनों के मॉड्यूलस क्या है 1 है। तीनों रूट्स को अगर प्लॉट करेंगे तो ये एक ही सर्कल पे आएंगे, और जिस सर्कल का रेडियस रहेगा 1, ठीक है ना, उस सर्कल का रेडियस क्या रहेगा 1 रहेगा। नोट डाउन कर लो, ज्योमेट्रिकली एंजॉय करते हैं अब इसे। तो चलो अब इसे ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फिर से ये लाइन मैं बोर्ड के ऊपर ही रखा हूं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमारे पास ये 3 रूट्स हैं, जिसमें इसका नामकरण हमने किए थे ओमेगा, तो इसने अपना नाम खुद रख लिया था ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर? अब लेते हैं ओमेगा -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। इसमें एक जानकारी हमारे पास में अभी अभी हमने प्रूव किया है, क्या है, मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 है। अब इसका अगर मैं आर्गुमेंट निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं इसका आर्गुमेंट, तो पहले मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y √3/2, यहां आएगा -1/2, मॉड हटा दो, 2 कैंसल, तो डायरेक्टली यहां बचेगा tan इनवर्स √3, करेक्ट, इज इक्वल टू π/3, 60 डिग्री। क्लियर? अब आर्गुमेंट निकालते हैं। आर्गुमेंट अभी नहीं निकला, अभी सिर्फ अल्फा निकला। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दिस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो एज ओमेगा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या था, पाई माइनस अल्फा। मतलब थीटा, मैंने थीटा 1 कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर का भी निकालना है। तो ये अभी ओमेगा का हमने क्या ले लिया, आर्गुमेंट थीटा 1 ले लिया। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3। मिल गया आर्गुमेंट। अब ओमेगा स्क्वायर लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट निकाल के देखते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का आर्गुमेंट के लिए ओमेगा स्क्वायर -1/2 -√3/2 आयोटा। यहां एक जानकारी हमारे पास में और है, मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां अल्फा वही बनेगा ना, π/3, क्योंकि दिस डिवाइडेड बाय दिस वही आने वाला है। शॉर्ट में निपटा दिया मैंने उसे। ओके, अब एज ओमेगा स्क्वायर लाइज इन, कौन से क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यहां पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट मत निकालो, ठीक है ना। यहां कौन से निकालो, उधर से, माने हम पॉजिटिव OX एक्सिस से निकालने चाहते हैं। प्रिंसिपल भी निकाला तो चलेगा, लेकिन मुझे और कुछ चीजें डेराइव करने की है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है ना। कहीं पे मैं क्लॉकवाइज सेंस में नहीं घूमूंगा, कुछ चीजें डेराइव करने के लिए। तो यहां पहले तो एक्चुअल निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये प्रिंसिपल भी है, रेगुलर भी है, ठीक है। तो यहां प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहूं मैं, तो क्या आएगा वो, हाँ यस,
ऐसे पढ़े थे हम, इधर से निकालना पड़ेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में है ना। तो क्या पढ़े थे इसके लिए, हाँ, माइनस पाई प्लस अल्फा, या इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा का माइनस, ऐसे पढ़े थे। तो यहां माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, तो यहां क्या आएगा, माइनस 2 पाई बाय 3। अब हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लेना है, तो सिंपली मैं लिख लेता हूं आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, क्या होना चाहिए ये भी चलो हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब क्या निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही हमें देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, पूरे 2 पाई में से ये वाला सब ट्रैक करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 2 पाई माइनस 2 पाई, ये इतना पाई 2 पाई बाय 3 है, इतना क्या है 2 पाई बाय 3, माइनस 2 पाई बाय 3 नहीं, कितना है 2 पाई बाय 3, और पूरा है 2 पाई। तो सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा तो यहां क्या आएगा 4 पाई बाय 3। ठीक है, ये एंगल क्या बनेगा 4 पाई बाय 3। उसका साइन नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, समझ में आया ना। साइन क्यों नहीं कंसीडर करना पड़ेगा, हम अब उसे सिर्फ जैसे अल्फा कंसीडर करते थे वैसे कंसीडर कर रहे हैं, माने मेजर उसका कंसीडर कर रहे हैं। तो 4 पाई बाय 3 बन गया, ये 2 पाई बाय 3, दैट इज 4 पाई बाय 3। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का अब हमें आर्गुमेंट मिल गया। अब इन तीनों को हम प्लॉट करते हैं। तीनों रूट्स में एक रूट खुद 1 है और बाकी दोनों रूट्स के मॉड्यूलस 1 है। मैंने जब भी बताया कि तीनों के तीनों फिर एक ही सर्कल पे लाई करने चाहिए, जिनका रेडियस होना चाहिए, जिस सर्कल का रेडियस होगा 1। तो चलो यहां पे एक आर्गेंट प्लेन पे सर्कल बना लेते हैं, x, x डैश, y, y डैश। ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 0, माने ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट, पहले सर्कल बना लेता हूं मैं, चलो इसको ठीक से बनाने की कोशिश करते हैं। सर्कल को कितना भी ठीक बनाओ अंडा ही बनता है। ओके चलो बन गया, उतना भी अंडा नहीं लग रहा है। 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 मीन्स 120 डिग्री का एंगल। तो 120 का एंगल तो यहां कहीं पे रहेगा ओमेगा, यहां कहीं पे क्या रहेगा ओमेगा। इसको O से ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर है 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 मीन्स यस 240, ठीक है ना। 4 पाई बाय 3 मीन्स 240 हो जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो इस O को थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूं। अब ध्यान रहे एक चीज और यहां समझ लो बच्चों, ओमेगा का कॉन्जुगेट कौन है, ओमेगा स्क्वायर। कॉन्जुगेट जो रिप्रेजेंट होता है ना किसी जेड का, जेड बार जो आर्गेंट प्लेन पे रिप्रेजेंट होता है वो एक्चुअली इमेज होता है किसका, जेड का अंडर एक्स। तो यहां से अगर मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊं ऐसे एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, तो यहां कौन रहेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं मैं, इन तीनों को ज्वाइन कर लेता हूं। यहां डायग्राम कौन सा मिल रहा है, पॉलीगॉन बोलो इसको, ट्रायंगल बोलने की बजाय, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, 4th रूट 5th रूट nth रूट तक जाना है। तो दिस इज रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगॉन। रूट्स कितने थे 3, पॉलीगॉन में साइड्स कितनी है 3। क्लियर। अब सपोज मैं इसे भी ज्वाइन कर लूं तो थोड़ा दूसरे कलर का पेन लेना पड़ेगा।
अगर चल गया तो आपका नसीब अच्छा। हाँ चल गया। तो यहां से ये चल रहा लेकिन दिख नहीं रहा। चलो यहां से ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है 2π/3, और यहां से या इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। यहां से ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, इधर डालू इस ओ को, कहां लिख लू, इसको एरो देख के इधर लिख लेता हूं, ठीक है। क्या है 4π/3। समझ में आई बात। ध्यान रहे ये छोटी छोटी बेसिक चीजें, इनको छोटी बोल रहा हूं मैं, ये आगे बहुत कॉन्सेप्चुअली और आने वाली है, इसमें बहुत सारी चीजें और मिक्सअप होते जाएगी, ठीक है। ये सब मैं अभी बहुत डिटेलिंग में लिया हूं, न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे नहीं करेंगे, बहुत कुछ चीजें डायरेक्टली हम मेंशन करेंगे। तो यहां क्या सीखने को मिला, तीनों के तीनों रूट्स लाई ऑन द सेम सर्कल हैविंग रेडियस 1। तीनों रूट्स को अगर ज्वाइन किया तो हमें 3 रूट थे तो एक ट्रायंगल मिला, माने 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन मिला। 3 साइडेड रेगुलर क्या मिला मुझे, यहां पे एक पॉलीगॉन मिला। आप इस पॉलीगॉन को घर को और चेक कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप तीनों साइड्स का क्या निकाल सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन रेगुलर क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, लिख लो।